नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध को कानूनी अनुबंध के रूप में भी जाना जाता है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से दो या दो से अधिक व्यावसायिक पक्षों के बीच लिखित अनुबंध या करार होता है। जब तक वे पक्ष इन अनुबंध कानूनों का पालन करते हैं तब तक वे दीवानी न्यायालय के अंतर्गत भी आते हैं। व्यापार अनुबंध एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यावसायिक संदर्भ में लेन देन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज का वर्णन करता है। उपयोग किए गए अनुबंध राज्य, देश, उद्योग और लेन देन प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में व्यापार अनुबंध लेन देन, आकार, भुगतान शर्तों का विवरण होता है जो कि कानूनी रूप से मान्य होता है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे व्यवसाय के मालिकों और यहां तक कि स्वतंत्र ठेकेदार तक हर कोई व्यावसायिक अनुबंधों का उपयोग करता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारियां। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता उदित गुप्ता जी आपको जानकारी देंगे। उदित जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। तो उदित जी, आपको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या व्यावसायिक अनुबंध से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो फटाफट आप फोन उठाइए, अपनी राय लीजिए। हमारे फोन नंबर है 0120-6127-937, 0120-6127-938। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 0120-6127-937, 0120-6127-938। तो आज का विषय है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारियां आप ले सकते हैं। उदित राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझते हैं इन सारी चीजों को। उदित जी, समझना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कानूनी परिभाषा होती है उसे एक व्यक्ति कैसे समझ सकता है आसान शब्दों में? देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है जी, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को या कॉन्ट्रैक्ट को जो लॉ कवर करता है हिंदुस्तान में, जी, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। जी, जितनी कॉन्ट्रैक्ट की बारीकियां हैं सब इस एक्ट में लिखी गई हैं। जी, तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है, आपके दर्शकों को समझने की जरूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर में होता है क्या। जी, जो परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट की लिखी गई है एक्ट में, वो ये लिखी गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल अंडर लॉ है, जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल अंडर लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कानून की दायरे में हम कोर्ट से इन्फोर्स करा सकते हैं, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जी। आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किन चीजों के लिए हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या पेनल्टीज हैं, क्या डैमेज हैं, वो सब इस एक्ट में लिखा गया। जी। तो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा जो इस एक्ट में लिखी गई है वो ये है कि जो अग्रीमेंट हम लॉ में इन्फोर्स कर सकते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक। गलत काम के लिए कोई अग्रीमेंट किया जाए उसको कानूनी परिभाषा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। ठीक। ये भी जानना चाहेंगे उदित जी, कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर हम इन्हें समझना चाहे, क्या डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है इनको? एक कॉन्ट्रैक्ट जी, देखिए, डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। जिस काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं तो उसको लीज डीड बोलते हैं। कोई चीज बेचना चाहें उसको सेल डीड बोलते हैं। मतलब हर चीज, जैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आपने बताया, तो जो बिजनेस के लिए करीबी चीज है उसको हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। हर चीज का एक अपना तरीका है बोलने का, जिस काम के लिए हम उसको कर रहे हैं। ओके। तो ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि हम बात करते हैं कभी कभी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए जी, आज की डेट में क्या है, हर चीज इतना ज्यादा सिस्टमैटिक चल रहा है कि जब हम 2 बिजनेस व्यापारी, 3 बिजनेस व्यापारी कुछ बिजनेस करना चाहें तो हम उसको अग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि वो अगर अग्रीमेंट अंडर लॉ इन्फोर्सेबल है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। क्योंकि वो बिजनेस के लिए किया जा रहा है, उसलिए उसका परिभाषा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट दे दी गई है। तो बिजनेस करने के लिए अगर आप करना चाहें तो हम उसको बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ओके। तो और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की भी हम कई बार बात करते हैं,
इसको भी थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। देखिए जी, क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है एक पार्टी की क्या क्या लायबिलिटीज हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या एक पार्टी करेगी, क्योंकि जब 2 तरसिया 3 तरसिया बनेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हर पार्टी की एक अपनी जुड़ी भी है जी, कौन क्या काम करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो ए पार्टी को करना है, उसकी जुड़ी हुई है, बी पार्टी को करना है, उसकी जुड़ी हुई है। अगर कोई वो कॉन्ट्रैक्ट को, वो जो उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज है, उसको वॉयलेट करता है, तोड़ता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसको बोलते हैं हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके पास रेमेडीज अंडर लॉ दी गई हैं, वो ये है, या तो आप उसके लिए ब्रीच के लिए डैमेजेस कर लीजिए, या एक लॉ है जी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकते हैं। कुछ केसेस में आप दोनों मांग सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या उसके टर्म्स हैं, और उसी हिसाब से अगर तोड़ा जाए कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी रिलीफ क्या है, वो उस हिसाब से डिटरमिन होते हैं। बिल्कुल। उदित गुप्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके कोई सवाल है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हम जानकारियां लेने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो और बहुत आसान शब्दों में हमें समझा रहे हैं कि आखिर बिजनेस के लिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। उदित जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सजा का भी कोई ना कोई प्रावधान होगा, तो वो सजा है या जुर्माना है, वो क्या है, कितना होता है? देखिए जी, मैं आपको पहले बताता हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो होता है सिविल लॉ के अंडर। सिविल लॉ के अंडर सजा नहीं मिलती। जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं डैमेजेस, जैसे मैंने बताया कि आपको जो नुकसान हुआ उस चीज के लिए आप कानूनी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। एक इसमें ये तरीका होता है जी, अगर आप उसमें सजा की बात करें तो हमें ये दिखाना पड़ता है कि आज की डेट में किसी से चीटिंग हुआ है या फ्रॉड हुआ है। माने कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी आसान तरीके से समझ में आएगा कि आज की डेट में किसी ने कोई जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किया, बेचने का, खरीदने का, बनाने का। अज्यूमिंग आज की डेट में वो जमीन है ही नहीं, तो आज की डेट में वो सजा के लायक हो जाता है कि किसी ने किसी का चीटिंग की है। जो आप चीज बेच रहे हो, जिसके आप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो है ही नहीं जी, तो आज की डेट में वो क्रिमिनल लॉ का कहीं एंगल लेकर उसकी फ्रॉड और चीटिंग का केस बना सकते हैं। अगर आप उसको सिविल लॉ की रेमेडी देखें, सिविल लॉ की रेमेडी जैसे मैंने आपको बताया, या तो आपकी डैमेजेस की है या आपकी रिकवरी की है, वो सिविल का केस बनता है। तो लीगली सिविल का भी बन सकता है रेमेडी, क्रिमिनल का भी बन सकता है, लेकिन हर केस का एक अपना फैक्ट है जो तरीके से पढ़ के समझ में आता है जी कि क्या रेमेडी ले सकते हैं। हर चीज की रेमेडी इस लॉ में प्रोवाइड की गई है। ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मान लीजिए हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नया नया या पहला कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता है, वो जानकारियां नहीं है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, दोनों पक्ष की जो जिम्मेदारियों को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाएगा उसकी एक एक चीज, मतलब एक एक लाइन जो बननी चाहिए, क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी चाहिए, वो सब ओपन होनी चाहिए जी अग्रीमेंट में। मतलब ए पार्टी को क्या करना है, उसकी क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटीज है, बी पार्टी को क्या करना है, उसकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है, हर एक चीज जरूरी समझ के फिर बनाना चाहिए। क्योंकि उसमें पैसा लगता है, वक्त लगता है, इंसान की कमाई भी जायदाद लगती है, आगे पैसे के लिए कर रहे हैं। तो हर चीज जरूरी है ढंग से समझ के, उसकी न्यूएंसेस जिसे हम बोलते हैं बारीकियां समझ के उसका कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। और आज की डेट में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसमें अगर हम उसमें ये भी लिखें कि अगर दोनों पार्टी में से कोई ऐसी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है या मतलब ब्रीच करती है या अपना राइट्स एंड लायबिलिटी जो लिखा गया है वो नहीं निभाती, तो उसके लिए उसकी पेनल्टी और जो अमाउंट है उसकी कॉम्पनसेशन का अगर लिखा गया तो एक वो बहुत बड़ा डेटरेंट होता है कि कल को वो कोई कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े। बहुत बेहतरीन जानकारियां, और मुझे भी समझने में इस बात को बड़ी आसानी हो रही है जब हम आपके जरिए समझ रहे हैं उदित जी, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता होते,
लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इससे आसान शब्दों में और क्या होगा जो हम अपने दर्शकों तक इस कार्यक्रम के जरिए बातचीत पहुंचा सकते हैं, उन सवालों के जवाब दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। उदय जी, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड यूज होता है फाइन प्रिंट, इसका क्या मतलब होता है और फाइन प्रिंट में क्या लिखा होता है? मैंने आपको जैसे बताया जी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की राइट्स एंड लायबिलिटीज जो होती हैं उन पे एंटर करने की वो अलग होती है जी। फाइन प्रिंट का ये मतलब होता है कि एक एक चीज, एक एक स्टेप उस कॉन्ट्रैक्ट का लिखा जाए। ओके। अगर ए चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो ए चीज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की सारी जिम्मेदारियां हैं जी, सारी चीजें जो निभानी है वो सब लिखा जाए। कोई भी ऐसी चीज ऐसी ना हो जो मिस हो जाए जिसकी लिखने की जरूरत है। तो फाइन प्रिंट का मतलब ये है जी, कॉन्ट्रैक्ट की न्यूएंसेस समझ के उसकी हर एक स्टेप की एक एक जानकारी उसमें लिखनी चाहिए। तब जाके जो पार्टियां हैं उनको ये पता चलता है कि उनकी क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है और दूसरे की क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है। तो फाइन प्रिंट हमें ये बताता है कि क्या तरीका है उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने का और हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारियां और तरीका दोनों चीजें बताई। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। उदित गुप्ता जी हमारे आज के खास मेहमान हैं जो हमें लगातार हर चीज को आसान शब्दों में समझा रहे हैं। उदित जी, वापस आना चाहेंगे आपके पास और वही एडिक्वेट कंसिडरेशन या पर्याप्त प्रतिफल के बारे में हमें आपसे जानकारी चाहिए और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी तौर पर लागू कैसे किया जाता है, यानी कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल कैसे बनाया जाता है। देखिए जी, सबसे पहला जो जवाब मैं आपको देना चाहूंगा वो है एडिक्वेट कंसिडरेशन का। जी देखिए, जब मैंने जैसे आपको बताया ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपके दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूँ जी, इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं। ओके। उसमें ये लिखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए एक जरूरी जो चीज डाली जानी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में वो है कंसिडरेशन। ओके। मतलब अगर आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेन देन की चीज होगी, जैसे आप लीज करेंगे तो प्रॉपर्टी लेन देन की बात होगी, जैसे आप सेल डीड करेंगे तो आज की डेट में सेल डीड पे प्रॉपर्टी लेने की बेचने की बात होगी। तो जो एडिक्वेट कंसिडरेशन है वो एक बहुत अहमी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट में डालने की आवश्यकता है। जी जी। बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता अनटिल अनलेस वो कंसिडरेशन बाद में दी जाए। तो कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का। ओके। वो कंसिडरेशन वो होनी चाहिए जो लीगल हो। जी। गलत काम के लिए कंसिडरेशन दी हुई कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता कानूनी तौर पे। ओके। आज की डेट में वो कंसिडरेशन जैसे कि मैंने बताया हर केस के लिए जी अलग होगी। ओके। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कैसे बनाया जाता है ये भी हम समझ रहे हैं और किसी बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कैसे किया जा सकता है इसको भी समझना चाहेंगे कि मान लीजिए आपको लगता है कि हम उस पर बैक हो जाएं या हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना चाहें, उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहें तो कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए जी, आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है अगर वो लीगल है जी, अगर उसकी जो जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया जो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल अंडर लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है जी। तो हर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल अंडर लॉ हो सकता है जी, अगर वो लॉफुल चीज के लिए है। तो अगर आज की डेट में आपको इसको इन्फोर्स कराना है तो पहली तरीका तो ये है जी कि उसके टर्म्स ऐसे बनाए जाएं, ऐसे फुल प्रूफ टर्म्स बनाए जाएं कि कोई उसको तोड़े ना। जो चीज नहीं तोड़ेंगे वो इन्फोर्स होगी। और अगर उसके बाद भी टूटता है तो एक लॉ है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसमें केस डाल के उसको इन्फोर्स किया जा सकता है जी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो नहीं निभाए सकते या जिसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो उससे डैमेजेस की तरीका है उसको इन्फोर्स कराने का। जो नुकसान आपका हुआ है वो डैमेजेस के तौर पे आप वापस मांग सकते जी। और ये क्या पार्टी की ओर से हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति है वो जिसके पास कंपनी को प्रतिबद्ध करने और बाध्य करने का अधिकार है? नहीं, देखिए जी क्या होता है हर लॉ में हर चीज की अलग एक तरीका होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जी। इंडिविजुअल अपने नाम पे कर सकता है। ओके। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक पार्टनर कर सकता है जिसके पास अथॉरिटी हो। और कंपनी में जब बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइज करता है उस बंदे को, उस इंडिविजुअल को कि आप कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करिए
तो वो ऑथराइज होता है उस कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो जहां तक कि कंपनी की बात है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है जी बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही आप कंपनी की ऑथराइज होने के बाद ही आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हो जी। और कामगारों के साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उदित जी बनाया जाता है? आप एक बार सवाल फिर से पूछेगा जी। जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनके साथ किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है? देखिए जी, आज की डेट में लॉ बहुत सारी चीजें रेकग्नाइज करता है कॉन्ट्रैक्ट को। ईमेल पे भी मानते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, कुछ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो बहुत दूर होते हैं उनके साथ ओरल फोन पे भी हो सकते हैं, ईमेल पे भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ जी हमने ये चीज बनाने का किया, हमने कहा ये बनाएंगे। बहुत बारी जब कानूनी तौर पे हम जब कोर्टों में देखते हैं तो लोगों के जो एक्शंस होते हैं उस भी कोर्ट देखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना है या नहीं बना है। तो दूर दराज बैठे हुए भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी रेकग्नाइज है अनटिल वो कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल हो अंडर लॉ। तो आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कोर्ट कंडक्ट देखती है पार्टी का कैसे कैसे कंडक्ट हुआ, उस हिसाब से उसको देखा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, और बना तो और अगर टूटा तो उसकी क्या लायबिलिटी है। ओके, ओरल कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा अगर और विस्तार से समझाने तो मुझे लग रहा है कामगारों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए जी, क्या होता है आज की डेट में बहुत बारी जैसे हम फोन पे करते हैं कि हाँ आप मुझे ये माल भेज दो, हाँ आप हमें ये कर दो, मैं आपको एडवांस दे दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा। तो वो चीज क्या होती है, एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में कि भैया ये आपको निभाना ही पड़ेगा। जैसे किसी ने कपड़े बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया ओरली, हमने फोन पे बोला कि आप भैया 100 कपड़ा बना के दे दो, हम आपको 10 कपड़े का एडवांस दे रहे हैं, तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसी एडवांस दिया, कोर्ट ने ये देखा कि एडवांस दिया इसका मतलब इनका इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट में जाने का। तो जैसी ये इंटेंशन जाती है कोर्ट के सामने नजर आती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, प्रोवाइडेड ये ठीक चीज के लिए हो। ओके, बहुत शानदार। अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि यूनिलैटरल और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? देखिए जी, आज की डेट में ये सब चल पड़े हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आज की डेट में एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। मतलब आज की डेट में 2 जने कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी लिखी गई हैं कि वो यूनिलैटरली ही एक जने को फायदा दे रही हैं। तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह से देखा जाता है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस ढंग से लिखी गई हैं, दोनों पार्टियों के लिए लिखी गई हैं, हर चीज समझ के लिखी गई है, दोनों का फायदे नुकसान लिखे गए हैं, उसको बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया उदित गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम जानकारियां आपने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई हमें दी, और हमें उम्मीद है कि दर्शकों को ये हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। लगातार लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं, और आपसे भी ये गुजारिश रहती है कि अगर आपके जहन में, मन में कोई सवाल पनप रहा है तो आप उसको लिख लें, और आपके लिए पूछना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि आप सारी चीज़ों को समझ सकें, और जब किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करने जाएं या कोई जानकारी लेने जाएं तो आपको पूरी की पूरी जानकारी पहले से आपके पास हो, उससे जुड़े हुए आप सवाल कर सकें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।